हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज अपन स्टार्ट करेंगे नई यूनिट। आवाज़ तो अच्छे से आ रही होगी। बीएससी पार्ट थर्ड, सेकंड चल रहा है ना, रियल एनालिसिस। इसके अंदर अपन आज स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। सेकंड तो हो गई। उसके अंदर अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर फिफ्थ, आपका यूनिट थर्ड के अंदर है ये है अपने चैप्टर फिफ्थ, डेरिवेटिव्स। अवकलज। इसके अंदर अपन देखिए, आप लोगों ने पढ़ी हुई है फंक्शंस की सीमा, सांतत्यता। सबसे पहले तो फलन। फलन क्या होता है भाई? फलन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। फलन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि कोई फलन अवकलनीय किस पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं, इनके बारे में। सिंपल सी यूनिट है, आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी यूनिट यही है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको कुछ सॉल्यूशन करने के लिए भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें थ्योरम ही थ्योरम है, क्वेश्चंस भी हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो फलन क्या होता है। फलन, फंक्शंस। आप लोगों ने 11th-12th के अंदर भी पढ़ा होगा फलन। फलन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो फलन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? फलन की जो डेफिनेशन है वो देखिए, यदि a और b, ये मान लेते हैं a और ये मान लेते हैं b, a और b, कोई दो सेट है, ठीक है। तो फलन क्या होता है? फलन एक ऐसा नियम होता है या फिर संबंध होता है, एक ऐसा नियम होता है जो समुच्चय A का, जिसमें समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के यूनिक एलिमेंट पर, अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना। समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। तब तो अपन बोलेंगे ये इस रिलेशन को फंक्शन, इस संबंध को अपन बोलते हैं ये। समझ में आप लोग जानते हो, फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ जानते हो, लेकिन चलिए लिख ही लेते हैं। आप लोग जानते हो, चलो एक बार और बता देता हूँ जो नहीं जानते। देखिए, ए कोई सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं, अपन ले लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई। इसके अंदर मान लो आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8।
फलन की डेफिनेशन क्या कहती है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के यूनिक एलिमेंट से मैप होना चाहिए, तो अपन उसको बोलते हैं फलन। फलन नियम होता है ऐसा नियम जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। तो इसके लिए देखिए, अगर मैं ए को 3 से, बी को 1 से, सी को 5 से रिलेट कर देता हूँ, तो क्या ये फलन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अंदर है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के यूनिक अवयव से संबंधित होना चाहिए। इस यहाँ पर देखिए, प्रत्येक अवयव यहाँ पर बी के अवयवों से संबंधित नहीं है। डी और ई यहाँ पर बी के किसी भी अवयव से रिलेट नहीं करता, ठीक है ना। तो इनको भी अपन रिलेट करा देते हैं। अब क्या ये फलन है? हाँ जी, बिल्कुल फलन है। क्यों? क्योंकि देखिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से क्या है? संबंधित है, ठीक है ना। तो और देखिए, यदि मैं इसी को डी को 6 पे और मैप करा दूं, तो क्या ये फलन है? नहीं, ये बिल्कुल फलन नहीं है, क्योंकि डी है समुच्चय बी के यूनिक अवयव से मैप नहीं होता। दो अवयवों से हो रहा ना, अद्वितीय अवयव से ही मैप होना चाहिए। और समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव से मैप होना चाहिए, तब जाकर के तो अपन बोलेंगे कि ये एक फलन है। तो फलन की डेफिनेशन लिख लीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो चीज़ आप 11th-12th के अंदर पढ़ के आ चुके हो। अपना जो मेन रहेगा यहाँ पर टॉपिक वो रहेगा अवकलज। तो अपन सबसे पहले कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं कि फलन क्या होता है, धनात्मक फलन क्या होता है, ऋणात्मक फलन क्या होता है, फलन के लिए सीमा क्या होती है, सान्तत्यता क्या होती है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे अवकलनीयता, और अवकलनीयता ही अपना सिलेबस के अंदर है। तो अवकलनीयता से पहले आप लोग देखिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस, उनको आज लिख लीजिए। फलन, फलन की डेफिनेशन लिखिए। यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब एक ऐसा नियम या संबंध फलन कहलाता है। जहाँ समुच्चय ए का यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। तथा इसे FA2B द्वारा व्यक्त करते हैं।
ठीक है ना। फंक्शन यदि ए से बी पर मैप हो रहा है तो अपन इसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि फंक्शन है वो समुच्चय ए से बी पर परिभाषित है, और समुच्चय ए है वो फलन f का प्रांत कहलाता है, f a टू b, f a टू b। यदि कोई फलन है तो a है वो कहलाता है इसका प्रांत, b कहलाता है सहप्रांत, a प्रांत b सहप्रांत। इंग्लिश में बोले तो इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। सेट ए के एलिमेंट जिन बी के एलिमेंटों पर मैप होते हैं उन एलिमेंटों का जो सेट होता है उसको अपन बोलते हैं परिसर, रेंज सेट। रेंज सेट किसे बोलते हैं? मान लो अपने पास 1 2 3 4 5 ए के अंदर है, बी के अंदर है ए बी सी डी ई एफ, तो ये देखो ये अपन ने कोई फलन बना दिया भाई, ठीक है। तो समुच्चय ए के एलिमेंट हैं, बी के जिन एलिमेंटों पर मैप कर रहे हैं उन एलिमेंटों का सेट किस पर कर रहा है? ए पर कर रहा है भाई, बी पर कर रहा है, डी पर कर रहा है और एफ पर कर रहा है। तो ये वाला सेट कहलाता है इसका रेंज सेट। रेंज मतलब परिसर, समझ गए? ये कहलाता है डोमेन, प्रांत ये सहप्रांत कोडोमेन, और जिन एलिमेंटों पर ये मैप करता है सेट ए के जिन एलिमेंटों पर फंक्शन मैप करता है उनको बोलते हैं अपन रेंज सेट। चलो आगे डेफिनेशन लिखो, ये उतार लो भाई फटाफट। उतार लिया। फंक्शन से आप जानते हो कोई भी फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, कुछ भी ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए साइन एक्स ले सकते हो, कोस एक्स ले सकते हो, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ले सकते हो, और लॉग एक्स ले सकते हो। ये सभी क्या है? फंक्शन से। अब लिखिए धनात्मक फलन क्या होता है, ऋणात्मक फलन क्या होता है भाई। धनात्मक फलन, पॉजिटिव फंक्शंस। देखिए यदि कोई फलन f d टू r, डी मतलब कोई एक सेट है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन से, ठीक है ना। कोई फलन है वो डी से आर में परिभाषित है, तब फलन f धनात्मक फलन कहलाता है।
यदि एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 के, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी। हाँ भाई बताइए, ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई? आप डोमेन आपको कुछ भी दिया हुआ है, उसके अंदर मान लो नेगेटिव टर्म्स भी है, पॉजिटिव टर्म्स भी है। यदि आप डोमेन से कुछ पॉइंट्स लेकर के सभी पॉइंटों को फंक्शन के अंदर डालते हो और फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है, तो अपन उसको बोलते हैं धनात्मक फलन। समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई फंक्शन ले लो, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, डोमेन आप कुछ भी ले लो, उसमें नेगेटिव टर्म्स हो पॉजिटिव टर्म्स हो, उसके अंदर आप देखोगे उस डोमेन से आप पॉइंट को वैल्यू डालोगे तो स्क्वायर होने के बाद नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा धनात्मक। समझ गए? कोई भी इंटीजर डाल दो, इंटीजर जानते हो ना क्या होता है, कोई भी इंटीजर डालो इस फंक्शन के अंदर, मतलब एक्स डालो, डोमेन क्या होता है, ये होता है डोमेन, एक्स डोमेन से आता है। तो ये है धनात्मक फलन। इसी प्रकार आप लिख सकते हो, इसी प्रकार फलन f ऋणात्मक फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू है 0 के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी। डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर फलन यदि लेस देन और इक्वल टू 0 है तो अपन बोलते हैं कि ये फलन क्या है, ऋणात्मक फलन है। अभी ऐसी कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, आप लोग खुद से समझ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स है, आप ले सकते हो एक्स, कौन सा लोगे, माइनस एक्स स्क्वायर ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स कोई भी डालो, आप कोई भी डालोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर के वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। इसको उतार लो एक बार, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन लिखाते हैं। मिटाए भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हैं, तो मैं भी इतना ज़्यादा आपको नहीं समझा रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। आप लोग लिख लीजिए, खुद से समझ सकते हो सभी लोग। समफलन, समफलन इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन फंक्शंस। इवन फंक्शन क्या होता है, कोई फलन f समफलन कहलाता है यदि
कोई फलन f सम फलन कहलाता है यदि यदि फंक्शन के अंदर आप नेगेटिव टर्म ऐड करते हो तो वो बराबर हो f ऑफ x के। ठीक है, समझ में आया? यदि आप फंक्शन के अंदर माइनस एक्स डालो तो वो बराबर आना चाहिए f ऑफ x के। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तब समझ में आएगा आप लोगों को। f ऑफ x बराबर cos x, f ऑफ x बराबर cos x और x स्क्वायर x की पावर 4, x स्क्वायर और x की पावर 4। अब देखिए cos माइनस x है, cos माइनस x है, ये बराबर किसके होता है? cos x के। cos x के बराबर होता है, यानी कौन से ब्लॉक में आता है ये? इसके अंदर। तो इसके अंदर ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन cos x और इसमें tan cot और इसमें sec और cos, ये पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर यदि आप माइनस एक्स भी डालते हो तो वो बराबर होता है cos x के। ये आप चीज़ जानते हो। तो यहाँ से देखिए, इस फंक्शन के अंदर ये आपके पास फंक्शन है, इसमें माइनस एक्स डालो, कोई भी माइनस एक्स वैल्यू डालो और प्लस एक्स वैल्यू डालो, दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। इसके अंदर देखो f ऑफ माइनस 2 करते हैं, मान लो सपोज डैट f ऑफ माइनस 2। अच्छा, एक्स स्क्वायर है अपने पास, f ऑफ एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? 4। और इधर से देखिए f ऑफ 2 है, वो बराबर किसके हो गया? 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये दोनों क्या है? बराबर है। बराबर है ना? तो अपन इसको बोलते हैं सम फंक्शन। यदि फंक्शन के अंदर आप नेगेटिव डालो तो भी फंक्शन की जो वैल्यू है पॉजिटिव के ही बराबर हो। समझ गए? चलिए, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद लिखिए इवन फंक्शन। इवन हो गया, ऑड फंक्शन मतलब विषम फलन, ऑड फंक्शंस। विषम फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए। कोई फलन f विषम फलन कहलाता है। कोई फलन f विषम फलन कहलाता है यदि f ऑफ माइनस एक्स है, ये बराबर हो माइनस एफ ऑफ एक्स के। f ऑफ माइनस एक्स है, ये बराबर हो माइनस एफ ऑफ एक्स के। इसके लिए जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो f ऑफ x बराबर साइन एक्स क्यूब और एक ले सकते हो 1/x³। काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, कोई भी ले लीजिए। देखिए साइन माइनस एक्स है, साइन माइनस एक्स है, ये बराबर होता है माइनस, आपको पता है ये कौन से उसमें जाता है ब्लॉक में? इसके अंदर। इसके अंदर साइन क्या होता है? माइनस, मतलब यहाँ पर होता है आपका थीटा। यदि इसके एंटी क्लॉकवाइज आओगे, इसी के क्लॉकवाइज चलते हो मतलब नीचे की तरफ, तो ये हो जाता है माइनस थीटा। समझे? तो इसलिए अपन बोलते हैं साइन माइनस एक्स।
तो साइन माइनस एक्स है, इस ब्लॉक के अंदर नेगेटिव होता है, तो ये होता है माइनस साइन एक्स। हो गया इवन ऑड फंक्शन। अपन ने फंक्शन के अंदर डाला माइनस एक्स और फंक्शन की वैल्यू क्या आई अपन के पास नेगेटिव। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल सही है। एक्स क्यूब के लिए भी आप देख सकते हो, कोई भी नेगेटिव टर्म डालते हो फंक्शन के अंदर तो वो पॉजिटिव फंक्शन के नेगेटिव के बराबर होता है। जैसे आपने डाला एक्स क्यूब के अंदर -1 तो आपके पास आया -1 का होल क्यूब, जो किसके बराबर था -1 के। अच्छा, एफ ऑफ 1 बराबर किसके होता है 1 का होल क्यूब, ये किसके बराबर है 1 के। अच्छा, क्या ये दोनों बराबर हैं? अभी तक तो बिल्कुल बराबर नहीं है, ये -1 है, ये +1 है, तो ये बराबर कब होंगे जब f ऑफ -1 बराबर हो -f ऑफ 1 के। यदि ये इसके बराबर है तो अपन बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x बराबर x³ क्या है, विषम फंक्शन है। समझ गए बात को? दिख तो रहा होगा जो भी समझाया। चलिए, इतना आगे आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अब की बार इधर की साइड लिख देंगे, लेकिन सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसको उतार लीजिए। मिटाएं। इसके बाद देखिए, आप लोग सीमा की डेफिनेशन पढ़ चुके हो, लिमिट की डेफिनेशन पढ़ चुके हो, कम से कम मैंने 2-3 बार तो आपको पढ़ा दी है। तो यहाँ पर फंक्शंस के लिए अपन सीमा की डेफिनेशन देखते हैं। आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाएगी कि क्या डेफिनेशन है, क्योंकि अपन 2-3 बार वो चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो लिख लीजिए, फलन की सीमा, लिमिट ऑफ फंक्शन, यहाँ पर दिख रहा है ना, फलन की सीमा लिमिट ऑफ फंक्शंस, फलन की सीमा। अब देखिए, कोई वास्तविक संख्या अल्फा। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करते हो? कोई भी आपके पास फंक्शन है f ऑफ x, इस पर लिमिट लगाते हो आप, लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x बराबर l। तो यहाँ पर ये आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है ना। ये फंक्शन d2 इधर दिखता ही नहीं है आप लोगों को, ये फंक्शन f d2 R में परिभाषित है, ठीक है ना। अब देखिए, डोमेन का कोई पॉइंट है a, मतलब फंक्शन है x a की ओर जा रहा है। लिमिट का मतलब क्या होता है? पॉइंट a पर फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू। यदि एग्जैक्ट नहीं है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। लिमिट का सिंपल मतलब ये होता है। तो देखिए, यहाँ पर x लिमिट फंक्शन की x बराबर a पर अपन क्या निकाल रहे हैं? सीमा। तो वो जो कौन सी डेफिनेशन है वो देख लीजिए क्या है उसकी। कोई वास्तविक संख्या अल्फा, तो डेफिनेशन लिखो, कोई वास्तविक संख्या अल्फा
जब x a की ओर प्रवृत्त हो फलन f ऑफ x की सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो ताकि जो f ऑफ x है माइनस एल का मोड लेस देन हो एप्सिलॉन से, जबकि x माइनस a इज लेस देन टू डेल्टा। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? इसी को आप ये लिख सकते हो ना, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा, ये लिख सकते हो ना इसको। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत आपको a का डेल्टा नेबर रूट ऐसा मिलना चाहिए ताकि वो इस कंडीशन को होल्ड करे। समझ रहे हो बात को? आपके पास देखिए, आप निकाल रहे हो सीमा x बराबर a पर। आपके पास कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शन को अपन ने नाम दे दिया y बराबर f ऑफ x। फंक्शन को आप प्लेन में ही तो डिनोट करोगे, ठीक है ना? x की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फंक्शन को आप पुट करते हो, बनाते हो प्लेन के अंदर। देखिए x बराबर a पर आपको फलन की सीमा निकालनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रत्येक एप्सिलॉन, आपने कोई एक एप्सिलॉन चूज कर लिया। उस एप्सिलॉन को चूज करने के बाद आपको एक डेल्टा ऐसा मिलना चाहिए कि उस डेल्टा से a का डेल्टा नेबरहुड बने। मतलब आपको कोई आपने एप्सिलॉन लिया है, मान लो ये एप्सिलॉन चूज कर लिया आपने, उसके लिए आपको डेल्टा मिल गया। डेल्टा मिल गया मतलब आपको एक नेबरहुड मिल गया। उस नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है तथा l, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका मोड, डिफरेंस का मोड लेस देन हो एप्सिलॉन से। मोड का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी फंक्शन f ऑफ x माइनस एल की जो वैल्यू आएगी वो उसका जो मोड का मतलब वो पॉजिटिव रहेगी। समझ रहे हो ना? वो लेस देन हो एप्सिलॉन से। ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जब x a की ओर प्रवृत्त हो, यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है कि x टेंड कर रहा है a की तरफ। x टेंड किधर से कर सकता है? x a की तरफ किधर से जा सकता है? x कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बताइए। x अपना है x एक्सिस पे, डोमेन यही है, ये x है, ये x डैश है, मतलब ये क्या है? रियल एक्सिस है। तो x a की ओर किधर से जा सकता है? इधर से जा सकता है, दाईं ओर से या फिर बाईं ओर से, ठीक है ना? तो अभी देखिए एक दूसरी और डेफिनेशन लिखाते हैं। एक बार तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लो भाई।
इसी के नीचे इसको भी लिख लेना, इससे आपको समझने में आसानी होगी। अर्थात आप इसे प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x बराबर l। a पर फंक्शन की x बराबर a पर f x की सीमा क्या है? l। अच्छा, यहाँ पर l कर दो, इसको अल्फा लिख दिया है। l के बारे में देख रहे हैं ना अपन। इसको निकालने का एक और तरीका है लिमिट निकालने का। कैसे? x है a की ओर, पॉजिटिव साइड से आ सकता है, मतलब दाईं ओर से आ सकता है या फिर बाईं ओर से आ सकता है। लिमिट निकालने का मतलब x पर फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो होती है। तो जो सीमा है वो क्या होती है कि a से जस्ट आगे जा, अगले पॉइंट पर आप चेक करो, a से जस्ट अगला मतलब a प्लस, a से जस्ट अगला और a से जस्ट इधर की साइड पिछला, ये दोनों सीमाएं यदि बराबर है तो फलन की सीमा है वो एग्जिस्ट करती है। तो देखिए इसको बोलते हैं, देखो दाईं सीमा, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। ये दोनों बराबर है और l के बराबर है, तो अपन बोलते हैं फलन f ऑफ x की x बराबर a पर सीमा क्या है? l है। x बराबर a पर फलन f ऑफ x की सीमा क्या है? l है। कब है? जब a से जस्ट अगले पॉइंट पर फलन की सीमा a से जस्ट पिछले पॉइंट पर फलन की सीमा बराबर हो और l के बराबर हो। इसको अपन बोलते हैं दाईं सीमा, इसको बोलते हैं बाईं सीमा। इसको बोल सकते हो आप R-H-L, इसको L-H-L, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी को ही आप कैसे लिख सकते हो वो भी देख लीजिए। a से जस्ट अगला पॉइंट, a से जस्ट अगला पॉइंट अपन लेते हैं, मान लेते हैं a प्लस h है, जहाँ पर h है वो बिल्कुल जीरो के नज़दीक है, h है वो बिल्कुल जीरो के नज़दीक है, तो अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h a माइनस h, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब a माइनस, a से जस्ट इधर की साइड क्या होता है? a माइनस h, तो a माइनस h, a माइनस h पर फलन की सीमा बराबर होनी चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h, किसके बराबर होनी चाहिए? l के। तब आप बोलोगे कि फलन की सीमा एग्जिस्ट करती है और किसके बराबर है? l के बराबर। चलिए भाई, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल अपन पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन। लिमिट की डेफिनेशन में कोई दिक्कत है? लिमिट की डेफिनेशन ये है, प्रतीकात्मक रूप से क्वेश्चंस को जो सोल्व करोगे आप उसको करोगे इस तरह से सोल्व। कैसे करोगे? उसकी एक बार दाईं सीमा निकालोगे, बाईं सीमा निकालोगे, यदि दोनों बराबर हैं तो अपन बोलते हैं कि उसकी सीमा एग्जिस्ट करती है। जिस पॉइंट के बराबर है वो उस फलन की क्या होती है? x बराबर a पर सीमा। ये मतलब समझ में आ ही गया? कमेंट करके बताना समझ में आया या फिर नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम लिमिट की डेफिनेशन बता दी है, तो मैं ज़्यादा अब इस पर बात नहीं करूँगा। और ये अपने सिलेबस में भी नहीं है, अपने जो सिलेबस के अंदर है अवकलज है, अवकलनीयता की। तो अवकलनीयता आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये बेसिक डेफिनेशंस को आप
समझ लोगे। ठीक है, चलो कल पढ़ते हैं, कोई बात